जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर बिल 247 में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल या कवर पेज पे आप देख रहे होंगे, जो आज का टॉपिक है वो राजपूत काल से है। सभी को बता दीजिए कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अंशु सर आ गए हैं और शाम के 7 बज गए हैं। दोस्तों, सभी लोग एक कलम और एक कागज लेकर बैठ जाएं और जो आज के राजपूत काल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं कराने जा रहा हूं। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और कभी न कभी ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्त, आइए देखते हैं दोस्त राजपूत काल को। दोस्त, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, संकल्प बैच यूपी ट्रिपल एस पिट का यहाँ पे फ्यूचर बिल 247 में चलाया जा रहा है दोस्त। और संकल्प बैच किस लिए नाम रखा गया ये तो आपको पता होगा, ताकि हम लोग संकल्प लें और आप भी हमारे साथ संकल्प लें कि बहुत अच्छे से इस चीज का हम प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे, अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। दोस्त, तो आइए हम देखते हैं राजपूत काल को। राजपूत काल को दोस्त, राजपूत काल को देखेंगे दोस्त। अगर हम राजपूत काल को बारे में बात करेंगे दोस्त, सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम है फ्यूचर बिल 247 पे। दोस्तों, आइए राजपूत काल दोस्त, क्या राजपूत काल, राजपूत काल दोस्त, राजपूत काल का बात हो और त्रिपक्षीय संघर्ष की बात ना हो तो फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। दोस्त, उत्तर प्रदेश का जो ऊपर कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, उसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और राजपूत काल के जितने भी शासक थे सब उसके लिए लड़ते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 वंश महत्वपूर्ण थे जो इन तीनों के लिए, जो इसके लिए लड़े थे, वो तीनों आपस में। आइए अब हम देखते हैं त्रिपक्षीय अगर संघर्ष के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से वंश थे दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से वंश थे, देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक कौन था दोस्त? नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। और इसकी राजधानी कहां थी? उज्जैन, उज्जैन दोस्त, कहां? उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। बाद में कन्नौज कैसे जाती है अभी हम कहानी के माध्यम से सीखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे दोस्त, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार। सेकंड वाला आपका क्या था? पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्त? राष्ट्रकूट, 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 राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों के बीच 8वीं शताब्दी से संघर्ष शुरू हो जाता है। कब? 8वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी से संघर्ष शुरू होता है दोस्त। लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष होता है, जिसके पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश की जीत होती है और कन्नौज में फिर वो शासन करने लगता है। बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का पहले उज्जैन है, बाद में कहां चली जाएगी? कन्नौज। अभी हम मैप के माध्यम से देखते हैं दोस्त। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्न में से त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन दे देगा गुर्जर, दूसरा ऑप्शन दे देगा पाल, तीसरा ऑप्शन देगा राष्ट्रकूट, चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा, चोल, चालुक्य, चंदेल, कुछ भी दे देगा, तो वही आपका राइट आंसर वहां होगा। क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात करेंगे दोस्त, कौन कौन था वंश? आपका गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। आइए हम देखते हैं मैप के माध्यम से, भारत का मैप के माध्यम से, कि ये सब वंश कहां शासन करते थे, भारत के किस क्षेत्र पे शासन करते थे दोस्त, ठीक है। दोस्तों, एक बार आप शेयर कर दीजिए, सभी को, सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सभी को बुला लीजिए कि अंशु सर आ गए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? हिस्ट्री का राजपूत काल दोस्त, राजपूत काल। कहानी के माध्यम से पूरा सीखेंगे, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन किस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। इसके पश्चात अभी आज आप लोग रुके रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अभी हम थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा के आपके सामने 15 प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, जिसको आपको जवाब देना है दोस्तों, और बहुत अच्छे से आपको शानदार तरीके से जवाब देना है दोस्तों। देखिए, अब हम मैप के माध्यम से समझते हैं, ठीक है दोस्त, ठीक है। थंब इम्प्रेस करते रहिए ताकि मेरा एनर्जी बना रहे दोस्त। देखिए, ये दोस्तों आपका क्या, ये दक्षिण वाला पॉइंट हो गया भारत का, अभी आपका पूरा भारत हो गया, ठीक, ये आपका पूरा भारत हो गया, ठीक। देखिए, अगर हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार का, तो जो गुर्जर प्रतिहार था वो कहां शासन करता था? इस पॉइंट में, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार।
गुर्जर प्रतिहार दोस्त, ठीक है। हाँ। अब दोस्तों इस वाले पॉइंट में कौन अब शासन कर रहा है? राष्ट्रकूट। कौन दोस्तों? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। अभी हम एक एक राजधानी बता रहे हैं, एक एक संस्थापक बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और एक ही वीडियो में हम राजपूत काल को आज कवर कर लेंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। बने रहे लास्ट तक, बने रहे दोस्तों। जी बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र था, इस पे कौन शासन कर रहा था? पाल वंश। कौन दोस्त? पाल वंश। कौन? पाल वंश। पाल वंश शासन कर रहा था। अब देखिए यहां ऊपर क्या है आपका? कन्नौज। क्या है दोस्त? कन्नौज। ये क्या हो गया आपका? कन्नौज। कन्नौज हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे? कन्नौज पे शासन करने के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष। मतलब क्या? लड़ाई होगा, तीनों आपस में लड़ेंगे, उसके बाद जो जीतेगा वो उस पर शासन करेगा। लगभग त्रिपक्षीय संघर्ष जब होता है दोस्त, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष वो 200 वर्षों तक होता है दोस्त। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक संघर्ष होता है। 200 वर्षों तक संघर्ष होता है। 8वीं शताब्दी से संघर्ष प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष होता है दोस्तों। उसके पश्चात आइए हम देखते हैं, जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसके संस्थापक कौन है? देखिए इसके जो संस्थापक होंगे वो कौन होगा दोस्त? अगर गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक होंगे वो कौन होगा? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे, किसकी राजधानी? चलिए मैं यहां राजधानी भी लिख दे रहा हूं, राजधानी, क्योंकि जितने भी वंश हैं लगभग दक्षिण के और ये राजपूत काल के, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्थापक और राजधानी। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, संस्थापक पूछा जाएगा, राजधानी पूछा जाएगा दोस्त, और थोड़े बहुत मंदिरों के बारे में पूछा जाएगा। थोड़े बहुत मंदिरों के बारे में पूछा जाएगा। तो आज हम इस एक वीडियो में सब कवर करेंगे दोस्त, सब कवर करेंगे, ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए फ्यूचर बी 247 में दोस्त। इसकी राजधानी कहां है दोस्त? उज्जैन। 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 अभी हम देखते हैं उज्जैन से कैसे इसकी राजधानी कन्नौज ट्रांसफर होती है। देखिए ये मध्य प्रदेश और गुजरात वाला एरिया है जो कि आपके मैप के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। नीचे जो दक्षिण वाले एरिया में राष्ट्रकूट शासन कर रहे हैं, और आपके बिहार और बंगाल वाले एरिया में पाल वंश शासन कर रहा है, ठीक है दोस्त। पाल वंश शासन कर रहा है। जब अब एक सेकंड, राष्ट्रकूट वंश का अगर हम संस्थापक देखें, संस्थापक दोस्त, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। कौन था प्यारे मित्र? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग क्यों? कौन था दोस्तों? दंती दुर्ग आपका, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी, ये दोस्तों कहां हो जाएगा? मान्यखेत कर्नाटक। क्या? मान्यखेत कर्नाटक। मान्यखेत कहां पे है दोस्तों? कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी तो क्या बताना है? मान्यखेत। मान्यखेत, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक वाले एरिया में ये शासन करते थे, इसीलिए। अब देखिए एक चीज और, आप यही से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पाल वंश में मतलब आपके उधर कहां? आपके पूर्व वाले क्षेत्र में, बिहार और बंगाल वाले में कौन शासन कर रहा है? पाल। अगर उधर सबसे ज्यादा निर्माण कौन करवाएगा? पाल वंश निर्माण करवाएगा। वैसे ही आपके महाराष्ट्र और नीचे एक कर्नाटक वाले एरिया में शासन कौन कर रहा है उस समय? राष्ट्रकूट। तो सबसे ज्यादा जो मंदिर या गुफा होगा कौन निर्माण करवाएगा? राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट शासक दोस्तों। कौन? राष्ट्रकूट शासक। और वैसे ही जो ये ऊपर है आपका गुर्जर प्रतिहार वाले एरिया में, इधर सबसे ज्यादा निर्माण कौन करवाएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक दोस्तों। आशा करता हूं आपको गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब हम पाल वंश को देखते हैं। अगर हम पाल वंश के बारे में बात करेंगे तो जो इसके संस्थापक थे दोस्तों, उनका नाम था गोपाल। क्या? गोपाल। और इसकी राजधानी कहां थी दोस्तों? बिहार के मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में दोस्तों, बिहार के
मुंगेर में। कहाँ? बिहार के मुंगेर में पाल वंश की राजधानी थी। कहाँ? बिहार के मुंगेर में। ठीक है दोस्तों, अब आशा करता हूं आपको ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन तीनों के बीच जब संघर्ष होता है, ठीक है दोस्तों, जब संघर्ष होता है तो लगभग 200 वर्ष तक संघर्ष चलता है। बाजी कौन मारता है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश जब बाजी मारता है दोस्त, तो इसकी राजधानी कन्नौज से कहां ट्रांसफर हो जाएगी? अब कन्नौज जीतेगा तो कन्नौज हो जाएगी। कन्नौज को जब जीत जाएगा तो कन्नौज हो जाएगी। कन्नौज को जब जीत जाएगा तो कन्नौज हो जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? सभी लोग थंब इम्प्रेस के माध्यम से बताएंगे। जो जो थंब इम्प्रेस करेगा उसको बहुत अच्छी कहानी लगी होगी दोस्त। सभी लोग थंब इम्प्रेस करें दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। त्रिपक्षी संघर्ष, त्रिपक्षी संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला था दोस्त, लगभग 200 वर्ष तक चला था। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। हम थोड़े बहुत जो और वंश बच रहे हैं राजपूत काल के, उसे इंपॉर्टेंट तो यही तीन है, लेकिन थोड़े बहुत मैं बता देता हूं आपको दोस्त। अगर हम चोल वंश के बारे में बात करेंगे, कौन सा? चोल वंश के बारे में बात करेंगे दोस्त, तो चोल के जो संस्थापक थे वो कौन था? विजयालय। कौन था दोस्त? विजयालय। कौन? विजयालय। कौन था दोस्त? विजयालय। कौन था? विजयालय दोस्त। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहां है दोस्त? उरैयूर। उरैयूर कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहां हम हेडिंग बना दे क्या? वंश संस्थापक। अब ये क्या हो जाएगा? आपकी राजधानी। राजधानी दोस्त, क्या? राजधानी। चोल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम किसकी बारे में बात करेंगे? चालुक्य की। चालुक्य की, चालुक्य की। इसी में थोड़ा बहुत हम दक्षिण भी कवर करा दे रहे हैं। चालुक्य वंश की अगर बारे में बात करेगा तो याद करिए पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय किसको हराता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को। कहां से इसकी जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख। सभी लोग हमें एक बार कमेंट सेशन में बताएं ऐहोल अभिलेख कहां पे है? ऐहोल अभिलेख कहां है दोस्त? जल्दी से शेयर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे। और सभी लोग शेयर करके सभी अपने मित्र को बुला लीजिए। बहुत अच्छा सेशन चलने वाला है दोस्त, और अंत तक आप लोग बने रहें, अंत तक आप लोग बने रहें। अगर चालुक्य वंश के संस्थापक के बारे में बात करेगा तो इसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन। केवल पुलकेशिन, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय था वो पुलकेशिन का नाती था, बेटे का बेटा, लड़के का लड़का या पुत्र का पुत्र दोस्तों। और इसकी अगर राजधानी के बारे में बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहां थी? कर्नाटक। कहां थी दोस्त? कर्नाटक। कहां थी दोस्त? कर्नाटक। कहां थी दोस्त? कर्नाटक। अब अगर हम बात करेंगे चंदेल शासक, चंदेल वंश का, तो चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम बीच में क्या आया? न। बीच में क्या आया? न। वैसे ही उनके भी नाम में भी क्या आएगा बीच में? न। नन्नुक। कौन था दोस्त? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन? नन्नुक। इनकी राजधानी मध्य प्रदेश का खजुराहो। मध्य प्रदेश का खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो। एक चीज मैं दावा करता हूं, अगर आप इसमें से ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो भी अभी मैं प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करने वाला हूं, आप थोड़ा बहुत अगर अपने माइंड से इस्तेमाल करेंगे, माइंड का इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर आप माइंड लगाएंगे दोस्तों, सभी जवाब आप बेहतरीन तरीके से देंगे, बेहतरीन तरीके से देंगे। केवल ये याद रखिए, जैसे खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो अब मध्य प्रदेश में शासन कौन कर रहा है? चंदेल वंश। चंदेल वंश कर रहा है ना दोस्त? क्या चंदेल वंश कर रहा है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? चोल हो गया, चालुक्य हो गया, चंदेल हो गया, चौहान। किसके बारे में बात करेंगे? चौहान। क्या? चौहान। अगर हम चौहान के बारे में बात करेंगे दोस्त, तो चौहान के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था दोस्त? उनका क्या नाम था? चंद्रपाल। क्या नाम था दोस्त? चंद्रपाल। इनके जो संस्थापक थे दोस्तों चौहान, वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव। और इनकी राजधानी कहां है? शाकभरी। शाकभरी। कहां? शाकभरी राजधानी है दोस्त। इनकी राजधानी कहां है? शाकभरी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी शाकभरी, राजधानी शाकभरी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? आपके एक बार हम परमार वंश के बारे में बात कर लेते हैं। परमार। परमार वंश के जो संस्थापक थे मित्रों वो कौन था? वो कौन था? उपेंद्र राज। उपेंद्र राज। कौन? उपेंद्र राज। उपेंद्र राज। और इसकी राजधानी कहां है प्यारे मित्रों? तो जहां पे आपकी राजधानी किसकी? गुर्जर प्रतिहार की थी, उज्जैन, वहीं पे इनकी भी राजधानी है। कहां पे? उज्जैन में।
उज्जैन में, क्योंकि ये बाद में आते हैं, बाद में शासन करते हैं। तो परमार की जो राजधानी है वो कहाँ हो जाएगी प्यारे मित्रों? उज्जैन। कहाँ हो जाएगी दोस्तों? उज्जैन। अब हम एक और अंतिम वंश इसका देख लेते हैं, अंतिम वंश के बारे में बात कर लेंगे। क्या नाम है? गहड़वाल। 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 अभी हम गहड़वाल के राजा जयचंद के बारे में बात करेंगे। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करेंगे। जो जो महान राजा है हम सब के बारे में बात करेंगे। गढ़वाल के जो संस्थापक थे वो कौन था दोस्तों? चंद्रदेव। 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 और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ आ जाती है? कन्नौज। 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 अच्छा, अब आपको कॉन्सेप्ट समझिए। यहां से जो मैं राजधानी लिखा है कन्नौज, क्या? कन्नौज। और बाद में क्या लिखा है? पहले इसके परमार क्या लिखा है? उज्जैन। उज्जैन। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उज्जैन और कन्नौज पर किसका कंट्रोल था? किसका कंट्रोल था? गुर्जर प्रतिहार का कंट्रोल था कि नहीं था? गुर्जर प्रतिहार का कंट्रोल है कि नहीं? एक सेकंड, एक सेकंड प्यारे मित्र, एक सेकंड। ये वाले एरिया को जब ये जीत गया, ये कन्नौज हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये सॉरी, ये दोस्तों क्या हो गया आपका? उज्जैन। ये क्या हो गया? उज्जैन। ये पॉइंट क्या हो गया? उज्जैन। और ये पॉइंट क्या हो गया दोस्त? कन्नौज। ये क्या हो गया? कन्नौज। और ये क्या हो गया? उज्जैन। अब ये बताइए, गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहां थी? उज्जैन में थी। वो जब कन्नौजों को त्रिपक्षीय संघर्ष में जीता तो उसकी राजधानी क्या हो गई? कन्नौज हो गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन 11वीं शताब्दी में क्या हो रहा है? गेम देखिए, जो परमार थे वो जो इस वाले पॉइंट पे कन्नौज और उज्जैन वाले पॉइंट पे कौन शासन करने लगा? परमार। कौन? परमार। और ऊपर वाले पॉइंट कन्नौज पे कौन शासन करने लगा? आपका गहड़वाल। गहड़वाल। कौन? गहड़वाल। चंद्रदेव राजा वहां पे जो गुर्जर प्रतिहार का लास्ट शासक था उसको मारकर, खदेड़ कर मारकर, किसकी? अपने गहड़वाल शासक, गहड़वाल वंश की नींव रखी। कौन? चंद्रदेव। कौन? चंद्रदेव। कौन दोस्त? चंद्रदेव। ठीक है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्त, बीच में आप कमेंट करते रहिए ताकि मेरा एनर्जी बहुत अच्छे से बने रहे दोस्त, बहुत अच्छे से बने रहे। ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आइए देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज और, आप इसको स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिए, मैं एक बार आपको रिपीट करवा रहा हूं। अब देखिए, पुलकेशिन कहां शासन करना है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। चंदेल शासक कहां? मध्य प्रदेश में। चौहान वंश कहां कर रहा है? शाकंभरी, कन्नौज के पास है। परमार वंश कहां कर रहा है? उज्जैन में। गढ़वाल कहां कर रहा है? कन्नौज में। अभी कहानी पलटने वाली है, अभी आपको अच्छे से समझाते हैं दोस्त। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। आपको राज्य, संस्थापक, राजधानी और पूरी कहानी बता दी गई है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से भी, और एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन को बताएंगे दोस्त। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर का लोकेशन पूछ रहा है आपसे। सभी लोग बताएं कहां स्थित है दोस्त, कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है भद्राचलम, तीसरा ऑप्शन है तिरुपति, और चौथा ऑप्शन क्या है? श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती। सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसका जवाब देंगे दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सभी लोग जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर हम विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करेंगे तो ये कहां है? हम्पी में। हम्पी में दोस्तों, जो इसका जवाब हम्पी दे रहा होगा या हम्पी छाप रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम हम्पी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, हम्पी के बारे में बात करेंगे तो हम्पी पे कौन शासन करता था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। और विजयनगर, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है कौन बनवाता है? विजयनगर के शासक बनवाते हैं दोस्त। और एक चीज और आपसे, विजयनगर के संस्थापक कौन था? हरियर एवं बुक्का। कौन? हरियर एवं बुक्का। कौन था दोस्त? संस्थापक कौन हो जाएगा? हरियर एवं बुक्का। राजधानी क्या हो जाएगी? हम्पी। राजधानी क्या हो जाएगी? हम्पी। राजधानी क्या हो जाएगी? हम्पी। ठीक है दोस्तों, अगर हम भद्राचलम, श्रीकालहस्ती और तिरुपति के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया आपका? ये वाला पोर्शन हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों? आंध्र
प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही श्रीकालहस्ती मंदिर है। क्या है? मंदिर है दोस्तों, श्रीकालहस्ती मंदिर है। और श्रीकालहस्ती मंदिर कहाँ है? तिरुपति एरिया में है। तिरुपति एरिया में है श्रीकालहस्ती मंदिर। श्रीकालहस्ती मंदिर कहाँ है? तिरुपति में है। तिरुपति में है। तिरुपति एक छोटा सा शहर है, चित्तौड़ जिला का, चित्तूर जिला का शहर है, आंध्र प्रदेश में इसकी स्थिति है। और श्रीकालहस्ती में कौन से भगवान की मंदिर है? शिव जी की। किसकी दोस्तों? शिव जी की। शिव जी की मंदिर है। शिव जी की मंदिर है। अगर हम भद्राचलम की बारे में बात करेंगे तो भद्राचलम की भी स्थिति कहां है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और भद्राचलम मंदिर कहां है? ये मंदिर कहां है दोस्तों? ये मंदिर कहां है? आंध्र प्रदेश। कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और इसका जो निर्माण है वो कौन करवाता है? चौपन्ना करवाता है। चौपन्ना, जिसे बाद में क्या कहा जाता है? रामदास। क्या कहा जाएगा? रामदास। रामदास। दोस्तों जो ये भद्राचलम मंदिर है, इसमें किस भगवान में है? किस भगवान की स्थिति है? किस भगवान की पूजा होती है? राम भगवान की। राम भगवान की पूजा होती है। देखिए दोस्तों, आप एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने क्या सीखा? तिरुपति की स्थिति सीख गई, श्रीकालहस्ती में किसका मंदिर है, कौन बनवाया, ये सब जो भद्राचलम और श्रीकालहस्ती मंदिर है, ये सब कौन बनवा रहा है? आपके विजयनगर के शासक। विजयनगर के शासक सब ये सब निर्माण करवा रहे हैं दोस्त। ठीक है, अब आइए जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं प्यारे मित्र। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने करवाया था? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन से ही एक आंसर, एक आपको जवाब या एक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो चोल झील है उसका निर्माण किसने करवाया? चोल शासक ने। चोल शासक ने। चोल शासक ने। अब सभी लोग इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन क्या है? राजेंद्र प्रथम। दूसरा ऑप्शन क्या है? अधिराज प्रथम। तीसरा ऑप्शन क्या है? राजराजा प्रथम। और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका बेहतरीन तरीके से कमेंट में इसका जवाब छाप देंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? बोर नहीं होना है दोस्तों। जितना आप हिस्ट्री से डरते हैं ना, उतना हिस्ट्री टफ है नहीं। आप जब हिस्ट्री पढ़ा करिए ना, तो जैसे बचपन में आपके दादा दादी या नाना नानी कहानी सुनाते थे, उसी तरीके से सोचा करिए कि हम एक कहानी ही सुन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कहानी के माध्यम से अगर आप सीखेंगे ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं उस दिन आपको हिस्ट्री से डर नहीं लगेगा मेरे दोस्त, डर नहीं लगेगा बिल्कुल। जो जो इसका जवाब राजेंद्र प्रथम दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। उसका जवाब बिल्कुल सही है। जो जो राजेंद्र प्रथम दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त। ये चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। इसी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का नेपोलियन। दक्षिण भारत का नेपोलियन। अगर उत्तर भारत या भारत के नेपोलियन के बारे में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। लेकिन दक्षिण भारत के नेपोलियन के बारे में बात करेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम, जो किस झील का निर्माण करवा रहा है? 16 मील चोल झील। 16 मील लंबी चोल झील का। ठीक है दोस्तों, अगर राजराजा प्रथम के बारे में बात करेंगे तो ये भी चोल वंश से संबंधित थे। और इन्होंने क्या करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था मेरे दोस्त। सभी लोग कमेंट में हमें बताएं तंजौर किस राज्य में है? तंजौर की स्थिति किस राज्य में है दोस्त? तंजौर की स्थिति किस राज्य में है? आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसके जो परांगतक हो गए और आपके हो गए राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, और इसके जो चोल वंश के अंतिम शासक था, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका था राजेंद्र तिथि। कौन था? राजेंद्र तिथि। राजेंद्र तिथि। कौन था दोस्त? राजेंद्र तिथि। कौन है? राजेंद्र तिथि। ठीक है, और अगर हम राजेंद्र प्रथम के बारे में बात करेंगे तो इसे और क्या कहा जा रहा है? दक्षिण भारत का नेपोलियन। हम लिख दे रहे हैं, आप नोट करिए, दक्षिण भारत का नेपोलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, दक्षिण भारत का नेपोलियन। दक्षिण भारत का नेपोलियन। और अगर उत्तर भारत या केवल भारत अगर दे रहा है तो आपको राजेंद्र प्रथम नहीं मारना है दोस्त, मैं बता रहा हूं। भारत दे या उत्तर भारत दे। उत्तर भारत का नेपोलियन कौन हुआ दोस्त? समुद्रगुप्त। कौन दोस्त?
समुद्रगुप्त, 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 समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। समुद्रगुप्त से आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर किसका किसका मतलब चेहरा है या किस शासक की तस्वीर है? समुद्रगुप्त की। देखते होंगे आजकल आप, जैसे आजकल सिक्कों में पीछे क्या आपके जो सत्यमेव जयते का तस्वीर रहता है जिसमें 4 शेर है दोस्तों, वैसे उसी स्थिति में एक मोहर चलवाता था और इसने बीड़ा बजाते हुए तस्वीर अपनी उस पर बनवाया था मोहर में। ठीक है दोस्तों, आपको आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख रहे होंगे जो ये क्वेश्चन है कब पूछा गया है? चकबंदी लेखपाल 2015 में, चकबंदी लेखपाल 2015 में दोस्त। ठीक है, आइए जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? जयचंद कहां और कब मारा गया? सबसे पहले अगर हम जयचंद के बारे में बात करेंगे तो ये कौन था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर, या पृथ्वीराज चौहान एक ही थे, उनका ये क्या था? ससुर। ठीक है, उनकी लड़की संयोगिता से ये जबरदस्ती शादी करता है। अभी हम पूरी कहानी बताते हैं आपको। आपका पहला ऑप्शन क्या है? तराइन 1192, दूसरा ऑप्शन क्या है? चंदावर 1193 में, तीसरा ऑप्शन है हम्पी कन्नौज 1194, चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों। इसका जवाब क्या होगा? सभी गोली की तरह छापेंगे। इसका जवाब क्या होगा? हमने आपको पढ़ाया है, जब मैं आपको मोहम्मद गोरी पढ़ा रहा था, मतलब आप कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा रहा था, उसी समय मैं आपको बताया था दोस्त। सभी लोग बताएंगे। जो इसका जवाब चंदावर का युद्ध 1193 नहीं 1194 में हुआ है, 93-94 कहीं कहीं आ जाता है, 1194 में युद्ध हुआ है, जो बता रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त। अब आइए हम कहानी की तरह समझते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 1192 में क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है दोस्त। किसके बनाम? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होता है दोस्त? तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी दूसरी बार जीत जाता है। यही जयचंद साथ देता है। ठीक है, आइए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे राजा जयचंद का, पहली बात तो राजा जयचंद किस वंश से था? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। गढ़वाल वंश से संबंधित था और वहां का ये क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है दोस्त, अंतिम शासक था ये। इसने क्या किया? इसकी जो लड़की थी, इसकी पुत्री का क्या नाम दोस्त? संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता, जो आपके सागंबरी चौहान नरेश पृथ्वीराज थी, उसी समय समकालीन थे इसके। तो वहां पे क्या होता है? संयोगिता उनसे प्रेम कर बैठती है दोस्त। कौन? पृथ्वीराज तिथि को। और जो जयचंद को बिल्कुल नहीं पसंद था दोस्त, तो ये संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज तिथि से नहीं करवाता है। इसीलिए इसने एक स्वयंवर की योजना करती है। जैसे सीता स्वयंवर हुआ था, वैसे ही क्या होता है? आपका संयोगिता स्वयंवर का आयोजन होता है और ये पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति बनाकर चौकीदार के रूप में वहीं इनकी मूर्ति लगवा देता है। इसके पश्चात यहाँ पे बहुत से महान शासक या बहुत महान राजा को बुलाकर बैठवाया जाता है और संयोगिता के पास ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये वरमाला जिसको आप पहनाओगी उसी से आपकी शादी हो जाएगी। तो संयोगिता क्या करती है प्यारे मित्र? क्या करती है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति बना है गेट के सामने चौकीदार के रूप में, वहीं पे ये क्या करती है? उनको वरमाला पहना देती है दोस्त, जिसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होती है। उसके बाद इनको वो लेकर जाते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि या मित्र का क्या नाम था? ठीक है दोस्त, तो ये आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आया होगा। जिसके पश्चात क्या करता है, देखिए अब कहानी पलटने वाली है। उसके बाद क्या हुआ? 1191 में मोहम्मद गोरी किससे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान
इन दोनों के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जहां बाजी पृथ्वीराज चौहान मार लेता है, जीत जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल ही दूसरी बार तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, किसके? मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अब मोहम्मद गोरी जीतता है, अब मोहम्मद गोरी जीतता है। अब मोहम्मद गोरी का जीत का पूरा श्रेय किसको जाता है? जयचंद्र को। जयचंद्र पहले से ही खुन्नस खाया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ये क्या करता है? मोहम्मद गोरी का साथ दे देता है परम मित्र, और ये क्या करता है कि जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ दे देता है। वहीं भी ये मोहम्मद गोरी इसका साथ पाकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है दोस्त, हरा देता है। ठीक है, और आपके जो पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र या दरबारी कवि का क्या नाम था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या नाम है दोस्त? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई, जो किसकी रचना करता है? पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो की। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए जयचंद को भारत का द्वितीय गद्दार कहा जाता है, द्वितीय गद्दार। द्वितीय गद्दार जयचंद। अच्छा, द्वितीय गद्दार जयचंद, तो प्रथम गद्दार कौन? प्रथम गद्दार कौन दोस्त? अगर पहला गद्दार पूछेगा तो भारत का जो पहला गद्दार था वो कौन था दोस्तों? राजा आम्भी। राजा आम्भी। ये किसकी सहायता करता है? ये सिकंदर की सहायता करता है, और पोरस, जो पोरस के राजा रहते हैं, उनकी सिकंदर उनको हराता है। तो पूरा श्रेय किसको जाता है? राजा आम्भी को, क्योंकि यही विश्वासघात करता है दोस्त। ठीक है, आशा करता हूं ये भी आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारा स्लाइड था चंदावर के युद्ध के बारे में। तो दोस्तों 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसको क्या कहता है? किसको? राजा जयचंद को, कि हम आपको जो सागंबरी वाली गद्दी है चौहान वंश की, उस पे हम आपको बैठाएंगे, पृथ्वीराज चौहान को हटाकर आपको राजा बनाएंगे। तो वहां पर क्या करता है? मोहम्मद गोरी खुद शासक बन जाता है, इसको वो नहीं देता है। बाद में ये युद्ध करता है 1194 में। कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध होता है। किसके बनाम? किसके किसके बीच? जयचंद बनाम जयचंद और किसके बीच? मोहम्मद गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है, जहां मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और वहीं पे इनकी क्या नाम है? जयचंद की हार हो जाती है, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं इनको मारा गया था। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित थे? किस हिस्से से संबंधित थे? अगर ये आपका हो गया भारत दोस्त, ये हो गया आपका भारत, तो किस एरिया में पाल वंश शासन करता था? यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण, तीसरा ऑप्शन उत्तरी, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी। यहां मैं लिख दे रहा हूं पश्चिमी, पश्चिमी। ठीक है दोस्त, पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी। ठीक है, मैं जानता हूं कि सब लोग, अगर मैं ऑप्शन बदला हूं पश्चिमी, तो सब लोग यही जवाब दे रहे होंगे दोस्त। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन 2 बार आ गया था, इसीलिए मैं इसका ऑप्शन चेंज किया हूं, इसीलिए ऑप्शन चेंज किया हूं। मैं ये गारंटी ले रहा हूं इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दे रहे होंगे दक्षिण, क्योंकि जो आपको याद आ रहा होगा प्रतिहार, आपको उसके बाद याद आ रहा होगा राष्ट्रकूट, और उसके बाद याद आ रहा होगा आपको चोल, चालुक्य, ये सब याद आ रहे होंगे। तो ये सब शासन कहां कर रहे हैं? दक्षिण में। तो पाल भी उसी का समकालीन था, तो सभी लोग आप लोग क्या जवाब दे रहे होंगे? दक्षिण। लेकिन दोस्त जब अभी मैं आपको त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा रहा था, तो हमने आपको क्या बताया कि यहां पे शासन कौन कर रहा है? पाल। पाल वंश शासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाल वंश शासन कर रहा है। तो ये भारत का कौन सा पॉइंट है? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो किस तरफ इसका आ रहा है? क्या आ रहा है इसका? पूर्व आ रहा है कि नहीं दोस्त? ईस्ट आ रहा है ना, तो इसका जवाब क्या होगा? पूर्वी। जो जो इसका जवाब पूर्वी दे रहा होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, और उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। वो पक्का इस बार पेट पार कर ले जाएगा दोस्तों, पेट पार कर ले जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो मैं आपको मैप बना रहा था, जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहीं पे कहा कि आप अपने कॉमन सेंस से जवाब दे पाएंगे, अपने कॉमन सेंस लगाएंगे सभी आप जवाब दे सकेंगे दोस्त। देखिए, आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस का दिल्ली पर शासन था? दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पर किसका अधिकार था, या दिल्ली पर कौन शासन करता था? आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, खिलजी वंश, दूसरा ऑप्शन तोमर वंश, तीसरा ऑप्शन सैयद वंश, चौथा ऑप्शन तुगलक वंश। सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा दोस्त? सभी लोग इसका जवाब दें।
अगर दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से पढ़े होंगे थ्योरी में ना, तो दोस्त मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका जवाब आप तुरंत दे रहे होंगे, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या है और क्या नहीं था दिल्ली सल्तनत में। क्योंकि दिल्ली सल्तनत, देखिए अगर इसका जवाब देना है आपको तो आपको दिल्ली वंश बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दोस्त देखिए क्या कह रहा है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में, इसका मतलब ये बात कहां कर कब कर रहा है, 1100 से लेकर 1200 के बीच में, मतलब 1110-15 आरंभ, जब 12वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 12वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, शताब्दी में आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, मैं जानता हूं शताब्दी में सब कंफ्यूज होते हैं, आज शताब्दी भी आपका जो कंफ्यूजन है शताब्दी में वो दूर करूंगा। देखिए मैं आपको शताब्दी का रूल बताता हूं। अगर शताब्दी के बारे में पूछेगा ना दोस्त, अगर कह दिया कि आपसे क्या कि 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, तो 12वीं शताब्दी से आपको 1201, 1202, 1203, 1204 आप ये सोच रहे होंगे, जो कि आप यहीं पे गलत कर बैठते हैं। दोस्त अगर 12वीं शताब्दी के बारे में बात करेगा तो 1100 से लेकर 1199 तक आपका क्या चलेगा दोस्त, 12वीं शताब्दी चलेगा, 12वीं शताब्दी चलेगा, ठीक है दोस्त। तो 12वीं शताब्दी के अगर आरंभ या प्रारंभ में पूछ रहा है, इसका मतलब 1105-10 की बात कर रहा है ये। तो उस समय कौन शासन करता था दोस्त, तो जो जो जवाब दे रहा होगा तोमर वंश, उसका जवाब बिल्कुल सही है। और तोमर वंश का प्रतापी जो शासक था वो कौन था, अनंगपाल, अनंगपाल, कौन था दोस्त, अनंगपाल, अनंगपाल, ठीक है, अंगपाल या अनंगपाल, ठीक है दोस्त, दोनों ही होगा, कहीं कहीं अनंगपाल आ जाता है, कहीं कहीं अंगपाल आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको पता होगा जो दिल्ली सल्तनत है दोस्त, जो दिल्ली सल्तनत है, यहां मैं लिख रहा हूं दिल्ली सल्तनत, अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे दोस्त, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसकी दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का नींव रखता है। और उसके पश्चात 1526 में इब्राहिम लोदी जो कि अंतिम शासक था, जिसको बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करता है, इसको मार डालता है दोस्तों, तब क्या करता है, मुगल वंश की नींव रख देता है, मुगल वंश की नींव रख देता है बाबर, ठीक है दोस्त। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा आप लोग याद करिए, जो दिल्ली सल्तनत के आपके जो सभी वंश थे, सभी लोग कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं दोस्त, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगर हम खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे तो खिलजी वंश का जो आपका संस्थापक था वो कौन था, गयासुद्दीन, सॉरी इसके जो आपके वो हैं वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक। सैयद वंश के संस्थापक कौन है दोस्त, खिज्र खां, कौन, खिज्र खां, खिज्र खां। और अगर हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्त। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, जो जैन सभा में दान दी जाती थी, जो चोल वंश भूमि दान करते थे उसको वो क्या कह के पुकारते थे। पहला ऑप्शन है वेल्लन वगाई, दूसरा ऑप्शन है सालाभोग, तीसरा ऑप्शन है पल्ली छांदम और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मदय, 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 ठीक है दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका जवाब दे। परम मित्र इसका जवाब क्या होगा दोस्त, ठीक है, ठीक है दोस्त। जो कि आप देख रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है दोस्त। जो जो इसका जवाब पल्ली छांदम दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त, उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त, ठीक है। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या पूछ रहा है, पाल वंश का पहला शासक कौन था। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, संस्थापक, क्या पूछ रहा है, संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक पूछ रहा है, पाल वंश का संस्थापक पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, देवपाल, गोपाल, रामपाल, महीपाल। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसका जवाब एकदम कमेंट बॉक्स में छाप देंगे दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब दे, इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग जवाब दे दोस्त। जो जो इसका ऑप्शन गोपाल मार रहा होगा या गोपाल छाप रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त। देवपाल भी किस वंश से संबंधित था, पाल वंश से संबंधित था।
और देवपाल क्या करता है दोस्त, देवपाल क्या कर देता है, यही पाल वंश की राजधानी बिहार के मुंगेर में ले जाता है, मुंगेर को ले जाता है, मुंगेर राजधानी करता है। ठीक, मुंगेर राजधानी करता है दोस्त। अगर हम महीपाल के बारे में चर्चा करें तो महीपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, पाल वंश का सेकंड संस्थापक कहा जाता है, सेकंड संस्थापक कहा जाता है दोस्त। और ये जो महीपाल है दोस्त, ये महीपाल महेंद्र पाल का जो लड़का था वो वाला महीपाल नहीं है, ये पाल वंश वाला महीपाल है, वो तो गुर्जर प्रतिहार वंश वाला महीपाल था दोस्त, महीपाल था। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 8वां है वो क्या पूछ रहा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या है, राजनीति, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है वास्तुकला और चौथा ऑप्शन क्या है, गणित। सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। इसका जवाब क्या होगा दोस्त, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। जो इसका जवाब चिकित्सा बता रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त। अगर हम चरक संहिता के बारे में बात करेंगे तो इसको किसके द्वारा लिखा गया था, चरक के द्वारा लिखा गया था। सभी लोग हमें बताए चरक किसके दरबार में रहता था, चरक किसका दरबारी वैद था, दरबारी ये वैद था, क्या था, दरबारी वैद था। किसका, कनिष्क के दरबार में ये रहता था, कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा कनिष्क, जब कनिष्क शकों को हराया था ना दोस्त, उसके बाद ही ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और एक चीज और कनिष्क से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। राजा महाराजा आजा, वैसा सबकी काल है, पटाओ मत तासिक, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। कहा, कुंडलवन कनिष्क, कुंडलवन कनिष्क। ठीक है दोस्त, चौथा वाला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है, कनिष्क में हुआ है प्यारे मित्र, कनिष्क में हुआ है। आइए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, किस वंश ने बनवाया था। आपके पास ऑप्शन है परमार, चेदी, राष्ट्रकूट और चंदेल। देखिए दोस्त, खजुराहो के बारे में बात कर रहा है, आप इसको पकड़िए, खजुराहो को पकड़िए। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगर आप खजुराहो को भी पकड़ लिए, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैं आपको थ्योरी अभी पढ़ा रहा था तो मैं आपको जब बता रहा था कहाँ किसकी राजधानी है, कहाँ कौन वंश शासक कर रहा है, कौन संस्थापक है, अगर आप वो बहुत अच्छे से समझे होंगे तो इसका जवाब आप बिल्कुल बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्त। अगर खजुराहो के बारे में बात करेगा दोस्त, याद करिए, याद करिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा, चंदेल। क्या हो जाएगा दोस्त, चंदेल। क्या हो जाएगा, चंदेल। क्योंकि खजुराहो पे जो शासन है वो कौन कर रहा है, चंदेल कर रहा है, और चंदेल में भी न आ रहा है तो इसके संस्थापक क्या हो जाएंगे, नन्नुक। कौन हो जाएगा, नन्नुक, जिसकी राजधानी क्या है, खजुराहो। तो खजुराहो में सबसे ज्यादा जितने भी निर्माण है कौन करवाएगा, चंदेल वंश के राजा करवाएंगे। ठीक है दोस्त, वैसे ही जो राष्ट्रकूट है वो किस तरफ शासन कर रहे हैं, महाराष्ट्र और उसके नीचे कर्नाटक। कर्नाटक वाले एरिया में कौन शासन कर रहा है दोस्त, राष्ट्रकूट। तो जितने भी निर्माण अब इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक में गुफा उपा होंगे कौन करेगा, राष्ट्रकूट करेंगे दोस्त, राष्ट्रकूट करेंगे। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और परमार बाद में कहां शासन कर रहे थे, कहां शासन कर रहे थे, उज्जैन में, उज्जैन में, उज्जैन में शासन कर रहे हैं दोस्त, उज्जैन में शासन कर रहे हैं। ठीक है, उज्जैन में शासन कर रहे हैं। और परमार के संस्थापक कौन है, उपेंद्र राज। कौन, उपेंद्र राज। ठीक है, उपेंद्र राज। संस्थापक कौन, उपेंद्र राज, उपेंद्र राज। संस्थापक कौन, उपेंद्र। राष्ट्रकूट की अगर बारे में बात करेंगे तो संस्थापक कौन, दंती दुर्ग। कौन, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। संस्थापक कौन दोस्त, दंती दुर्ग। ठीक है, आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या पूछ रहा है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है। पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है शिव, तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चौथा ऑप्शन क्या है, पार्वती। पार्वती। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है या यहाँ पे किस भगवान की पूजा होती है दोस्त, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग इसका जवाब देंगे। जो इसका जवाब शिव दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत अच्छा छाप रहा है शिव। और बहुत से दोस्तों ने इसका जवाब दिया है दोस्तों। और अगर हम
मातंगेश्वर मंदिर के बारे में बात करेंगे तो इसको कौन बनवा रहा है? अगर खजुराहो का बात करेगा तो कौन बनवा रहा है दोस्त? चंदेल शासक। चंदेल शासक कौन? चंदेल शासक। ठीक है दोस्त, चंदेल शासक। ठीक, चंदेल शासक। अगर सूर्य के बारे में बात करेंगे तो सूर्य का, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसको नहीं याद होगा, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, उसकी स्थिति कहाँ है दोस्त? तो उसकी स्थिति आपको बताना है कहाँ है। सभी लोग उसका स्थिति बताएंगे कि कहाँ पे है, कहाँ पे है। सभी लोग जवाब देंगे कि कोणार्क मंदिर की स्थिति कहाँ है दोस्त, सभी लोग जवाब देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया गया? मतलब एलिफेंटा गुफा या एलोरा, और बाद में आपको एलोरा गुफा भी अभी हम बताएंगे। एलिफेंटा जो गुफा है वहां पे प्रसिद्ध शैल मतलब चट्टान, शैल मतलब चट्टान, शैल मतलब चट्टान, चट्टान को काट कर किस बनाए गए मंदिरों का निर्माण, बनाए गए मंदिरों का श्रेय किस वंश को जाता है दोस्त? तो आप लोग सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? चालुक्य। दूसरा ऑप्शन क्या है? चोल। तीसरा ऑप्शन क्या है? पल्लव। चौथा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रकूटो। राष्ट्रकूटो। सबसे पहले आपको यह जानना है कि एलिफेंटा की स्थिति कहाँ है। अगर एलिफेंटा के बारे में बात करेगा दोस्त तो इसकी स्थिति कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलिफेंटा हो या एलोरा हो या अजंता हो, सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र में है। तो हमने क्या कहा? महाराष्ट्र और कर्नाटक में जितने भी ये सब निर्माण हो रहे हैं कौन करवाएगा? किसका शासन है दोस्त? राष्ट्रकूटों का। तो जो जो इसका जवाब राष्ट्रकूट दे रहे होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रकूटों की राजधानी के बारे में बात करेगा तो इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। और मान्यखेत की स्थिति कहां है? कहां है? कर्नाटक में। कहां है दोस्त? कर्नाटक में। और इसी को क्या कहा जाता है? मालखेड़ा। क्या कहा जाता है दोस्त? मालखेड़ा। क्या कहा जाता है? मालखेड़ा। ऐसा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम चालुक्यों के बारे में बात करेंगे तो आपको याद होगा चालुक्य से पुलकेशिन ने चालुक्य वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी। और इसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति था और वही क्या करता है? एहोल अभिलेख लिखता है। एहोल अभिलेख लिखता है। और एहोल अभिलेख सभी लोग बताए कहां है? एहोल अभिलेख लिखता है। एहोल अभिलेख लिखता है दोस्त। और जो एहोल अभिलेख है ये कौन लिखता है? रवि कीर्ति। और एहोल अभिलेख से ही पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को। ठीक है दोस्त। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट कहता है अपने जो उसका रचना है हर्षचरित, उसमें क्या कहता है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करेंगे एलोरा गुफाओं और क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? हमने आपको क्या कहा? जितने भी महाराष्ट्र में गुफा है, चाहे एलोरा हो, चाहे अजंता हो, चाहे एलिफेंटा हो, सबकी स्थिति महाराष्ट्र में है। और ये सब क्षेत्र में कौन निर्माण करवा रहा है आपके? तो राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। तो पहला ऑप्शन क्या है? पल्लव। दूसरा ऑप्शन क्या है? चोल। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। और चौथा ऑप्शन है पालों ने। चौथा ऑप्शन है पालों ने। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग छाप देंगे दोस्तों आप शेयर करिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सेशन जा रहा होगा। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन। सभी लोग शेयर कर दिया करिए एजुकेशनल ग्रुप में, क्योंकि अब पेट दूर नहीं, अब पेट दूर नहीं। ठीक है दोस्त, जो इसका जवाब राष्ट्रकूट दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त, उसका जवाब बिल्कुल सही है। पाल कहां शासन कर रहे हैं आपके? तो पाल कहां शासन कर रहे हैं आपके? बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का शिव मंदिर किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है क्या आपके पास? नरसिंह देव वर्मन। दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। तीसरा ऑप्शन है कृष्ण देव राय। और चौथा ऑप्शन वही क्या है? महेंद्र वर्मन। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। अगर हम कोणार्क के सूर्य मंदिर का बारे में बात करेंगे दोस्त तो इसकी स्थिति कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नोट पे अंकित किया गया है? सभी लोग हमको जवाब दें कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किस नोट पे छापा गया है। ठीक है दोस्त, अगर हम इसका बारे में बात करेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाता है दोस्त। और राजेंद्र चोल क्या करता है? चोल झील का निर्माण करवाता है। चोल झील का निर्माण करवाता है जो कितनी लंबी थी? 16 मील लंबी थी। 16 मील लंबी थी दोस्त, 16 मील लंबी थी। ठीक, अगर हम कृष्णदेव राय के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करवाता है? 1000 खंभों वाली मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसमें 1000 खंभे हैं। 1000 खंभों वाली मंदिर का निर्माण करवाता है। 1000 खंभों वाली मंदिर का निर्माण करवाता है दोस्त। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 14 है आज हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सामने क्या कर रहा है? लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? ठीक है दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? सभी लोग हमको बताएंगे लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग हमको बताएंगे दोस्त। पहला ऑप्शन क्या है? भुवनेश्वर। दूसरा ऑप्शन है बीजापुर। तीसरा ऑप्शन है वाराणसी। और चौथा ऑप्शन वही क्या कर रहा है? कोलकाता। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि आपका लिंगराज मंदिर कहाँ पे है। अगर हम लिंगराज मंदिर के बारे में बात करेंगे दोस्त, तो ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो इसका जो जो जवाब दे रहे होंगे भुवनेश्वर, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम बीजापुर के बारे में बात करेंगे तो बीजापुर में क्या है? गोल गुंबज। गोल गुंबज, गोल गुंबज। और बीजापुर की स्थिति कहाँ है प्यारे मित्रों? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। ठीक दोस्त, अगर वाराणसी के बारे में बात करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वाराणसी में भी है, एक ज्योतिर्लिंग वाराणसी में भी है दोस्त। और अगर कोलकाता में बात करेंगे तो कोलकाता में आपका कह सकते हैं वहीं पे आपका हुगली नदी बहता है, वहीं पे आपका हावड़ा ब्रिज भी है दोस्त। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो क्वेश्चन नंबर 15 है और सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर के किस शिला में निर्मित है? किस शिला में निर्मित है दोस्त? पहला ऑप्शन क्या है? नागर। दूसरा ऑप्शन है द्रविड़। और तीसरा ऑप्शन क्या है? बेसर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्त, इसका जवाब क्या होगा। और आज हम शैली भी सीखेंगे कि नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है और बेसर शैली क्या होती है। ठीक है दोस्त, तीनों शैली आज हम सीखेंगे। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्त। जो जो इसका जवाब नागर शैली दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त, उसका जवाब बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर में क्या है? लिंगराज मंदिर, अभी हमने आपको बताया लिंगराज मंदिर। और आपका पुरी में क्या है? जगन्नाथ पुरी मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्त? पुरी में स्थित है। और ये जो पुरी है या भुवनेश्वर है ये सब कहाँ है आपके? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्त। आइए अब हम सीखते हैं नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है और बेसर शैली क्या होती है। तीनों शैलियों को समझते हैं। ये शैली हो गया दोस्त, ठीक। ये आपका मैं पहले बना दे रहा हूं नागर, ठीक। दूसरा आपका बना दे रहा हूं द्रविड़, सॉरी द्रविड़ शैली। और तीसरा बना दे रहा हूं क्या? बेसर। बेसर शैली मैंने लिखा। अब मैं आपको तीनों शैलियां एक एक करके समझाता हूं दोस्तों। अगर हम नागर शैली के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो इसमें क्या होगा आपका, देख रहे हैं ना, ये अगर इस टाइप बना है दोस्त, अगर इस टाइप बना है कोई मंदिर, अगर बहुत सारे उसमें पीक पॉइंट है, खड़ी ऐसे है और स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर के रूप में बन रहा है दोस्त, तो उसे क्या कहेंगे? नागर शैली का मंदिर। नागर शैली का मंदिर। जैसे एग्जाम्पल पे क्या ले लेंगे? जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर। और खजुराहो में भी जो दोस्त, खजुराहो में भी जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो नागर शैली के रूप में हुआ है, नागर शैली के मंदिर के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम द्रविड़ के बारे में बात करेंगे दोस्त, इसमें क्या है कि एक आपका ये मंदिर हो गया और एक आपका जो केवल एक ही ऐसे खड़ा हुआ, जो ऐसे खड़ा हुआ पीक पॉइंट बना रहेगा मंदिर में, केवल एक जो सबसे ऊपर रहेगा, उसी को क्या कहा जाएगा? द्रविड़ शैली। जैसे एग्जाम्पल पे क्या? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर क्या दोस्त? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। कौन सा दोस्त? मीनाक्षी मंदिर। अगर हम बेसर शैली के बारे में बात करेंगे, बेसर शैली के बारे में बात करेंगे दोस्त, बेसर शैली के बारे में बात करेंगे तो बेसर शैली को ही कहा जाता है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली
मिश्रित शैली। बेसर शैली नागर और द्रविड़ को मिलाकर बनता है दोस्त। जैसे देखिए, एक आपका मैं दे दे रहा हूं ये पीक पॉइंट, और फिर आपके छोटे 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 बहुत कई सारे छोटे छोटे हो दोस्त, और एक पीक पॉइंट जो सबसे ऊपर हो दोस्त, उसी को क्या कहा जाएगा? बेसर शैली का मंदिर। बेसर शैली का मंदिर दोस्त। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त। फ्यूचर बिल्ड 247 परिवार सबको थैंक यू बोलता है, तहे दिल से धन्यवाद बोलता है दोस्त। और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अभी आप लोग सब लोग अपना प्यार फ्यूचर बिल्ड 247 पे बनाए रखें, ऐसे ही आप हमारा साथ दीजिए और दोस्त हम आपका साथ देते हैं। और सभी को माँ बाप का सपना साकार करना है दोस्त। और एक ही नारा, केवल मेरा तो एक ही नारा है, अंशु सर का एक ही नारा, क्या? अब की बार पेट पार, अब की बार पेट पार। अभी तक आप लोगों ने पेट 2 साल कैसे दिए, क्या किए, हमें नहीं पता। केवल हमें वर्तमान देखते हैं, जो वर्तमान में तीसरे साल में परीक्षा आयोजित होने वाली है 27-28 अक्टूबर को, इसको पार करना है दोस्त। इसके पश्चात आपके उत्तर प्रदेश की कई सारी वैकेंसी आने वाली है, शायद इस बार लोअर पीसीएस भी आए, तो आपको पहला पड़ाव पार करना है, उसके बाद आगे का जंग तो लड़ेंगे ही दोस्त। आप साथ बनाए रखे, फ्यूचर बिल्ड 247 सब आपको अवेलेबल करवाएगा फ्री में दोस्त, एकदम मुफ्त में। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नए सेशन नए ऊर्जा के साथ। जय हिंद।